Hi everybody, myself Rajesh sir. Welcome to Advanced Chemistry. आज थर्ड लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solid on the basis of intermolecular force between constituent पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे उसके बीच में जो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें क्या क्या लगेगा, उस फोर्स के बेस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला है आपका मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में भी अलग अलग टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने के कारण इसको तीन भाग में कैटेगरी में डाला गया है। पहला है आपका नॉन पोलर, दूसरा है पोलर और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड। मतलब नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मोलिकुलर सॉलिड, इसके बाद आता है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड और फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड, या इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो ये चार क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है जो एक एक करके डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मोलिकुलर सॉलिड देखिए, इसमें मेन क्या पढ़ना है कि पहला इसमें पढ़ना है क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें है क्या चीज़, ये बना किससे है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। और इस पहला देखना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखना है हर एक में देखना है आपका, मोलिकुलर सॉलिड में भी, आयनिक सॉलिड में भी, और मेटेलिक सॉलिड में और कोवैलेंट सॉलिड में, हर एक में पहले ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखना है। ये याद करने का तरीका है, पहले देखना है कि किससे ये बना है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका जो इसमें जो है मोलिकुलर सॉलिड में तीन अलग अलग फोर्सेस होते हैं, उसके बेस पे मोलिकुलर सॉलिड को तीन भागों में इसको बांटा गया है। तो मोलिकुलर सॉलिड में पहला जो इसका मोलिकुलर सॉलिड का तीन भाग होता है। एक होता है पोलर सॉलिड, पहले नॉन पोलर कर लेते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, दूसरा हो गया आपका पोलर सॉलिड, और थर्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें
नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर में, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर में आपका लंडन फोर्स या वांडरवाल फोर्स या आपका डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, तो नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लंडन फोर्स या वांडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, इस तीनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। ये तीनों में से तीनों एक ही है, तो आपका लंडन फोर्स या वांडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स होता है। पोलर में होता है डायपोल इंटरैक्शन, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों एक मोलिकुलर सॉलिड का पार्ट है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल्स होता है और फोर्स तीनों में अलग अलग होता है। एक में आपका वांडरवाल फोर्स है, एक में डायपोल इंटरेक्शन है और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले नॉन पोलर को देखते हैं। तो नॉन पोलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका हो गया डिस्पर्सन फोर्स। अच्छा, ये हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? तो ये सबसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये आपका हो जाएगा वेरी सॉफ्ट, क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक होता है। अच्छा, फोर्स के बारे में भी आपको बता देते हैं कि फोर्स जो होता है, एक होता है फोर्स मतलब यहाँ पर बॉन्ड से होगा, ठीक है। तो एक होता है प्राइमरी बॉन्ड और सेकंड होता है मेटेलिक बॉन्ड और थर्ड होता है सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। प्राइमरी बॉन्ड में आपका आ जाता है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फोर्स के बारे में ही पढ़ना है। फोर्स किसमें क्या होता है ये जानकारी रहेगा तो ये याद करना आसान हो जाएगा। तो प्राइमरी बॉन्ड का मतलब होता है कि एटम के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके कारण जो बॉन्ड बन रहा है तो वो प्राइमरी बॉन्ड होता है। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड दो होता है। एक आपका वांडरवाल फोर्स हो गया, वांडरवाल फोर्स, और सेकेंड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड जो हो गया, ये कर्नल एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये तीन टाइप के बॉन्ड है। एक प्राइमरी बॉन्ड जो एटम के बीच में बनने वाला है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया। और एक सेकेंडरी बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये वांडरवाल फोर्स हो गया, और ये मेटेलिक बॉन्ड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि मेटेलिक बॉन्ड आपका ये मेटेलिक बॉन्ड जो है वो वेरी करता है। अलग मेटल में अलग अलग टाइप का मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, कहीं में ज़्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग, कहीं में कम हो जाता है, इसीलिए वेरी करता है ये मेटेलिक बॉन्ड। तो ये आपका मेटेलिक बॉन्ड आपका कभी कभी कोवलेंट के
आगे आ जाता है, कभी कोवलेंट के पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें सेकेंडरी बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, और सेकेंडरी से स्ट्रॉन्ग होता है प्राइमरी होता है। अब प्राइमरी में आपका आयनिक होता है और ये कोवलेंट होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, किसी का ऑर्डर इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बताया गया क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आयनिक बॉन्ड लेते हैं। फिर इसके बाद कोवलेंट आ जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड ये वेरी करता है इसके बीच में। तो इसके बाद अब सेकेंडरी बॉन्ड आ जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद वान डेर वाल्स फोर्स होता है। ये हुआ आपके फोर्स के बारे में कि किस में कौन कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे वीक फोर्स हो गया वान डेर वाल्स फोर्स हो गया, जिसको डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इसीलिए इसमें सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है ये नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला साइड कर देते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि इसमें बहुत वीक फोर्स होता है वान डेर वाल्स फोर्स, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, ये नेचर आपको याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये नेचर कैसा है, सॉफ्ट नेचर का है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या करना है, एग्जाम्पल में क्या होता है कि नॉन पोलर जिसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, वो नॉन पोलर होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा डिटेल से आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग का अगर लेक्चर आता है तो फिर डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, और डायपोल मोमेंट ज़ीरो होने पर ये नॉन पोलर होता है। तो जैसे कि HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पोलर का, अच्छा एग्जांपल नॉन पोलर का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका फिर हो जाएगा I2CCl4 सॉलिड फॉर्म में, जेनॉल सॉलिड फॉर्म में। ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इसमें वान डेर वाल्स फोर्स होता है, इसमें डायपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो ये लीनियर, इसका लीनियर शेप होता है या स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका डायपोल मोमेंट इधर देखा जाए, फिर इस साइड डायपोल मोमेंट निकाला जाए, डायपोल मोमेंट बॉन्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जिसके कारण से यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो जाता है। इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इक्वल टू हो जाता है 2 म्यू cos θ/2। तो 2 म्यू cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री लीनियर होने के कारण। तो 2 म्यू cos 90 डिग्री, जिसके कारण से इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डायपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया लीनियर होने के कारण। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। ये होमोन्यूक्लियर है, इसीलिए होमोन्यूक्लियर का तो ऐसे ही डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अब कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ सिमेट्री होने के कारण आपको देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl। ठीक है, तो ये AB4 टाइप का ये है। AB4 टाइप के होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट, ये दोनों का रिजल्टेड ये साइड हो जाएगा, और ये दोनों का रिजल्टेड ये साइड हो जाता है। ये अप्रोक्स अपोजिट होने के कारण, 180 होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए तो डायपोल मोमेंट बॉन्ड इधर है। ठीक है,
और इसका देखा जाए डायपोल मोमेंट बॉन्ड, तो इसके डायगोनली ये इसका रिजल्टेड आता है, फिर इसका देखा जाए इसका डायगोनली रिजल्टेड इधर आता है, तो ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट होने से ये दोनों का डायपोल मोमेंट का रिजल्टेड आपका ये आ गया, ठीक है, ओवरऑल, और ये दोनों का डायपोल मोमेंट ओवरऑल ये आ गया, तो ये दोनों मिलके अपोजिट हो गया जो कि 180 हो गया। और 180 में 180 कोस थीटा बाई 2 में ये 90 डिग्री हो जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो AB 4 टाइप, ये हो गया AB 2 टाइप, ठीक है, AB 2 टाइप, AB 4 टाइप। इसमें सिमेट्री होने के कारण, जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो सिमेट्री होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका ये तो ऐसे ही डायपोल मोमेंट इसका 0 है, ठीक है, मोनोएटॉमिक है, और ये होमोन्यूक्लियर है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होने के कारण ये नॉन पोलर हो गया। और नॉन पोलर हो गया तो इसमें जो बॉन्ड आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या लगेगा, वान डर वाल फोर्स लगेगा। तो ये सब एग्जांपल हो गया आपका नॉन पोलर का, ठीक है। अब देखते हैं पोलर के बारे में। पोलर, पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड में पहली बात इसका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब लो कर देंगे इसको, और ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन सॉफ्ट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट नेचर का होता है, तो इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट मतलब नॉन पोलर से मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहेगा, और वो वेरी लो होता है, वेरी लो होता है ये, जबकि ये लो होगा। वो वेरी सॉफ्ट होता है जबकि ये सॉफ्ट होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें पोलर देखने के लिए पोलर जो इसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल इंटरेक्शन है। तो पोलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल इंटरेक्शन होता है। और इसका एग्जांपल जानने के लिए इसमें डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट आपका 0 नहीं होता, नेट टोटल लेते हैं जैसे पहले भी लेते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता है। तो इससे पहचान लेंगे कि ये पोलर है। ऐसे एग्जांपल में जैसे आपका HCl हो गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जैसे हो गया SO2 हो गया, ठीक है। SO2 का अगर देखा जाए तो ये आपका इस टाइप का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर लोन पे रहता है। तो ये साइड आपका डायपोल मोमेंट बॉन्ड, इसका डायपोल मोमेंट बॉन्ड ये साइड है, तो इसका रिजल्टेड इधर आएगा। तो इसका एक म्यू आ गया, जबकि यहाँ पर लोन पेयर है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर म्यू देखिए अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर म्यू अलग है, क्योंकि ये लोन पेयर का है, तो लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट का बॉन्ड अलग होगा जबकि इसका अलग होगा। तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा जबकि ये म्यू डैश होगा। तो ये इसमें आपका बॉन्ड एंगल, रिजेंटेड बॉन्ड एंगल आपका 180 नहीं होगा, इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता। 180 ये अलग अलग है, ये डायपोल मोमेंट बॉन्ड ये अलग है, फिर ये अलग है, क्योंकि ये लोन पेयर का है, ये इसका बॉन्ड का है। तो ये अलग होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 180 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है कि कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है। वहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं कि पोलर सॉलिड में कौन आएगा और नॉन पोलर में कौन आएगा। तो डायपोल मोमेंट जिसका 0 नहीं होता है उसको पोलर में रखेंगे, और जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है उसको क्या रखेंगे, नॉन पोलर में रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब यहां पर हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से के साथ यहां पर बॉन्ड रहेगा डायपोल डायपोल का। मतलब एक प्रकार का ये पोलर पोलर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स है, लेकिन स्पेशल टाइप का कि हाइड्रोजन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको फ्लोरीन, आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों मेन रूप से इसका सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर उसके बाद कम ऑक्सीजन का, फिर उससे कम नाइट्रोजन का। तो ये अगर दिखे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट दिखे और हाइड्रोजन दिखे तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा। और ये जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के बीच में होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी बॉन्ड है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर वाटर का सॉलिड फॉर्म लिया गया है, ये जैसे आइस हो गया, ये तो आइस हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसके मॉलिक्यूल वाटर ये आपका, तो यहाँ पर तो ये प्राइमरी बॉन्ड हो गया कोवलेंट बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका, पार्सली नेगेटिव, और ये पार्सली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पार्सली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बीच में ये आपका सेकेंडरी बॉन्ड बन गया, तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी टाइप से ये एक नेटवर्क के टाइप से बना हुआ रहेगा, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉलिड फॉर्म में ये आइस बन जाएगा, ये आइस ये सॉलिड बन जाएगा, तो ये क्रिस्टल हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल हो गया। इसी टाइप से हाइड्रोजन फ्लोराइड का सॉलिड फॉर्म, इसी टाइप से आपका अमोनिया में भी नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन है, तो ये भी अगर सॉलिड फॉर्म लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, H3BO3, इसका भी आपका क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकेंड है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड इसमें पहला पॉइंट देखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर आयंस हो जाएंगे, आयंस, कैटायन एंड क्या हो जाएंगे, एंड एनायंस। ठीक है, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या रहेगा, तो अपोजिट चार्ज एक कैटायन और एनायन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कूलम्बिक फोर्स कहेंगे, कूलम्बिक फोर्स, या यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें हो जाता है। थर्ड क्या होता है इसमें, अब इसका जितना भी मॉलिक्यूलर सॉलिड देखे थे वो सॉफ्ट नेचर का था, सबसे वेरी सॉफ्ट आपका नॉन पोलर सॉलिड हो गया, और उससे सॉफ्ट थोड़ा सॉफ्ट हुआ इंटरमीडिएट में आपका पोलर, और थोड़ा सा हार्ड हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड उस वाले में मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब आयनिक से अगर कंपेयर किया जाए तो ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल, हार्ड बट क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ये क्या चीज होता है वो भी
दिखाते हैं क्या होता है ब्रिटल। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। अच्छा, यहाँ पर एक हार्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण, जबकि यहाँ ब्यूटल वाला केस क्या है कि ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि प्लस माइनस प्लस, मतलब कैटायन एनायन, कैटायन आपका ये एनायन है, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, फिर यहाँ पर आपका मतलब ये तो रेगुलर क्रिस्टलाइन है तो रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। तो कैटायन के बाद एनायन, एनायन के बाद कैटायन, यहाँ पर एनायन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, यहाँ पर एनायन हो जाएगा, यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्या होता है कि इसके बीच में आपका अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये लगा हुआ रहता है, यहाँ भी लगा रहता है चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब जैसे ही इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो फोर्स है वो टूट जाता है, ठीक है, वी टूट जाता है, मतलब फोर्स टूटने के कारण ये लेयर आपका क्या हो जाता है, खिसक जाता है। तो खिसक जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद आपका ये जो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो टूट जाता है। टूटने के बाद ये लेयर खिसक जाता है, और खिसक के ये जो प्लस है और यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस और आपका ये हो गया माइनस, तो ये क्या होता है, खिसक जाने के कारण क्या होता है कि माइनस प्लस माइनस आपका लेयर खिसक के यहाँ पर चला आया, ये लेयर खिसक के चला आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस लेयर के बीच में फोर्स, जो फोर्स डालने के बाद जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो टूट गया, जिसके कारण लेयर आपका क्या हो गया, खिसक गया। तो इसमें क्या हो गया, क्रैकिंग आ गया, क्रैकिंग आ गया, क्रैकिंग आ गया, ठीक है। तो क्रैकिंग आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। मतलब हार्ड तो होता है लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, टूट जाने के कारण, थोड़ा सा कमजोर हो जाने के कारण ये लेयर जो है, इसका लेयर, ये लेयर आपका स्लाइड कर जाता है, ठीक है, आज जिसके कारण से सेम चार्ज के बीच में आपका रिपल्सन होने लगता है। इसके कारण से ये लेयर के बीच में क्रैकिंग होने लगता है, इसी को कहते हैं ब्रिटल कहते हैं। तो ये आपका आयनिक सॉलिड में ये दिखने को मिलता है। और आपका ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक फोर्थ इसका पोजीशन, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि ये कंडक्टर होता है मोल्टेन स्टेट पर, मोल्टेन या एक्वस फॉर्म या क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्टर। जबकि ये बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर जिसको कहते हैं, बेड कंडक्टर, ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हो गया। कंडक्टर ये तभी होगा आयनिक सॉलिड जब ये मोल्टेन रहेगा या एक्वस कोई सॉल्यूशन बना हुआ रहता है, तो ये कंडक्टर होगा। और ये बेड कंडक्टर होगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्ट्रॉन्ग लगने के कारण इसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, वेट कंडक्टर होता है। जबकि मोल्टेन में क्या होता है, कि मोल्टेन में हीट करने के कारण इसमें फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, जिसके कारण से इसमें आयन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखिए करंट दो टाइप्स होता है, आयंस के मूवमेंट के कारण या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होता है कब, जब इसको हीट करने के बाद ये मेल्ट हो जाता है और इसमें आयंस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर टूट जाता है, जिसके कारण ये फ्लो करने लगता है। तो इसके कारण से ये कंडक्टर हो जाता है। एक्वस में भी यही होता है कि एक्वस में जैसे इस सोडियम क्लोराइड को इसमें वाटर में डालने के कारण क्या होता है, ये आयन में ब्रेक हो जाता है एक्वस फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, आयन का मूवमेंट होता है। तो आयन के मूवमेंट के कारण
ये मोल्टेन एक्वस या सॉल्यूशन के फॉर्म में ये कंडक्टर होता है, जो कि सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में आयंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं, जिसके कारण से आयन का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आयनिक सॉलिड का हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका जैसे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड L2O3, जैसे सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, ETC। ये आपका क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कैटायन है और क्या है, एनायन है। तो यहाँ से कैटायन और एनायन को देख के पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। थर्ड आपका इसमें है, थर्ड आपका जो है मेटेलिक सॉलिड। थर्ड में आपका मेटेलिक सॉलिड, इसमें भी वही देखना होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें कर्नल एंड C of delocalized इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री मूवमेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर कर्नल आपका क्या है, आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसके बीच में कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा, कर्नल और क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि समझने के लिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 281, तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्डेड रहते हैं, जिसके कारण से इसको हिट करने से आसानी से ये निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कैटायन और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब ये लूजली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि यहाँ पर मूव कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, मूव डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस वाले को कहा जाता है कर्नल, जो ये पॉजिटिव यहाँ पर बन गया। तो ये हो गया आपका कर्नल और ये हो गया आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में जब फोर्स बनता है, तो इस फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड हो गया। तो मेटेलिक सॉलिड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या होता है, कर्नल एंड C ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड जो होता है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, ये वेरी करते रहता है। ठीक है, इस कहीं लो होता है, कहीं हाई होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, इसीलिए इसके कारण से आपका ये जो मेटेलिक सॉलिड में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि लो से हाई की ओर वेरी करेगा। अब मेटेलिक बॉन्ड अगर लो है तो लो हो जाएगा और हाई है तो हाई हो जाएगा। जबकि नेचर इसका कैसा होता है, सॉफ्ट टू हार्ड होता है। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो ये सॉफ्ट होगा और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, हार्ड होगा। इसलिए ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। तो ये अलग अलग मेटल में अलग अलग टाइप का मेटेलिक बॉन्ड होता है और अलग उसका स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए ये सॉफ्ट से हार्ड
और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो से क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। इसके बाद जैसे देखते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जैसे यहाँ पर कर्नल ले लिए, मेटल कैटायन भी कह सकते हैं लेकिन कर्नल कहना ज़्यादा प्रॉपर सुटेबल रहेगा। तो ये प्लस, यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ये कैटायन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक कैटायन, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक कैटायन, कैटायन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फ्री मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, आराम से मूवमेंट कर सकता है। तो क्या होता है कि इसके बीच में ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपका इसका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन है, ये इसके बीच में अट्रैक्शन है, इसके बीच में अट्रैक्शन है, ये इसके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये इसके बीच में अट्रैक्शन है। तो इस टाइप से नेटवर्क बना रहता है, जिसके कारण से ये थोड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेटेलिक बॉन्ड हो गया। तो जितना ज़्यादा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, उतना ज़्यादा ये मेटेलिक बॉन्ड आपका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो वो मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, आपका वीक हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो होता है आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन मोल्टेन फॉर्म। ये मेटेलिक सॉलिड आपका सॉलिड फॉर्म में रहे या मोल्टेन फॉर्म में रहे, ये दोनों सिचुएशन में आपका कंडक्टर होता है। जबकि आयनिक में ऐसा नहीं होता। आयनिक में क्या होता है कि आपका मोल्टेन फॉर्म में रहेगा तभी वो आयंस का मूवमेंट होगा, जबकि यहाँ पर हर केस में मतलब मोल्टेन रहे या सॉलिड रहे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से ये सॉलिड और मोल्टेन फॉर्म में क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, दूसरी बात क्या होता है कि इसमें डक्टाइल नेचर होता है। डक्टाइल, मलेबल। डक्टाइल का मतलब होता है वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मलेबल का मतलब इसको एक सीट बना सकते हैं या शेप चेंज कर सकते हैं, सीट या शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, इसको मलेबल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये तो आपका फिक्स्ड है, जबकि मोबाइल, ये मोबाइल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। जैसे फोर्स लगाते तो ये वाला ये खिसक जाता, स्लाइड हो जाता, खिसक के आपका हो सकता है कि खिसक के यहाँ पर आ जाए, ये खिसक के इधर आ जाए, तो जिसके कारण से इसका शेप में चेंजिंग हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इसका आप वायर भी बना सकते हैं। तो इसमें आपका मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है और मेलेबल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि फोर्स लगने के कारण जो कर्नल है वो आपका जो फिक्स्ड रहता है वो क्या करने लगता है, थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है। स्लाइड होने के कारण इसका शेप में चेंजिंग हो जाता है, इसलिए मेटेलिक सॉलिड आपका डक्टाइल और मेलेबल दिखाता है। ठीक है, अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो से हाई होता है, क्योंकि अलग अलग मेटल में अलग अलग टाइप का मेटेलिक बॉन्ड होता है और ये सॉफ्ट से हार्ड होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड पे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड, जैसे जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 20 और 3d10। तो यहाँ पर डी आपका फुल फील्ड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 फुल फील्ड है।
तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है। इसीलिए यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड जो होगा, मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कर्नल से अट्रैक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं क्योंकि सब पेयर्ड है। तो मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पर आपका लो हो जाएगा, जिसके कारण जिंक जो है वो आपका सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आयरन के केस में देखा जाए, आयरन का आपका 26 हो गया, तो इसका हो जाएगा आर्गन 18 4s/20 और 3d6। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 डी में 5 ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 हुड्स के रूल्स के अनुसार से फिलअप करते हैं, तो 1 2 3 4 5 या 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मेटेलिक बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाई होगा, इसीलिए ये आपका हार्ड होता है। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये वेरी करता है, इसीलिए इसका सॉफ्ट से क्या होता है? हार्ड होता है, सॉफ्ट से हार्ड होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड आपका वीक रहेगा, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेटेलिक का हुआ। और लास्ट बच गया आपका कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, फोर्थ कोवलेंट सॉलिड या इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। पहली बात, इसमें कंस्टिट्यूएंट देखिए, हर एक में देखा गया जितना भी है आपका मेटेलिक सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है, सारे में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखा गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा गया, या हार्ड नेचर का होता है कि सॉफ्ट होता है, या इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बस इतना ही चीज इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये एटम के बीच में शेयर होने से होता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये एटम्स हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी बात, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, हो जाएगा, और ये वेरी हार्ड होता है। जैसे एग्जांपल में डायमंड, ग्रेफाइट। देखिए, इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, तो इसमें एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट में ग्रेफाइट का आपका हाई नहीं होगा। ठीक है, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, ये ग्रेफाइट क्या होगा आपका? इसमें ग्रेफाइट ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा? सॉफ्ट नेचर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि ग्रेफाइट कैसे आपका सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। तो डायमंड सबसे हार्ड हो रहा है, हार्डेस्ट है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड जबकि आयनिक बॉन्ड से थोड़ा कमज़ोर होता है, फिर भी इसमें आपका डायमंड जो होता है हार्डेस्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें नेटवर्क होता है, यहाँ पर इसका नेटवर्क बनता है और अरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो नेटवर्क और अरेंजमेंट के कारण ये आपका डायमंड आपका क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। इसमें भी अरेंजमेंट आपका एटम का अलग होने के कारण, ये आपका क्या होता है? सॉफ्ट होता है, और इसका यूज लुब्रिकेंट में किया जाता है। ठीक है, आपका फिर आगे सिलिका आ गया, जैसे क्वार्ज
क्वार्च, ठीक है, ये हो गया आपका Al Cl6 सॉलिड फॉर्म में ATC। और भी आता है जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरन नाइट्राइड पॉलीमोरिक फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे हार्ड में और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट में कोवलेंट ही होता है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नेटवर्क के टाइप का जैसा होता है और सब में अरेंजमेंट नेटवर्क जैसा नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा क्या होता है, इससे कम हार्ड होता है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है ग्रेफाइट में थोड़ा अलग टाइप का होता है, जिसके कारण से ये आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये इसका ग्रेफाइट और डायमंड, इसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट है ये डायमंड के बारे में देख लेते हैं। डायमंड और एक हो गया ये आपका ग्रेफाइट। ये आपका हार्डेस्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। कैसे हो गया देखते हैं। इसमें क्या अरेंजमेंट क्या रहता है कि ये टेट्रा, ये तो पहले ही बता दिए थे कि कार्बन का एलोट्रॉप आपका डायमंड होता है और क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन आपका टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रहता है या कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ टेट्राहेड्रल का फॉर्म में। यहाँ पर से भी ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में नेटवर्क के टाइप ये बना हुआ रहेगा। यहाँ पर भी आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म में नेटवर्क के टाइप का बना हुआ रहेगा। आगे भी चलते रहेगा, इधर आगे भी चलते रहेगा, ये आगे भी एकदम नेटवर्क की तरह बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री आपका क्या हो गया, 28 मिनट हो गया। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ हो गया 154 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो गया। हर एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन से क्या हो गया, शेयर हो गया, हर एक जगह ऐसा हो गया। तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन आपका बचा नहीं, सब बॉन्डिंग में है, कोवलेंट बॉन्ड में बना हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये आपका क्या हो जाता है, आपका वेट कंडक्टर हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आयन तो है नहीं और इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका क्या बॉन्डेड है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ कोवलेंट बॉन्ड से। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका क्या होता है, वेट कंडक्टर होता है। और इसका जो नेटवर्क बना हुआ और 3D में है, तो इसमें बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, चारों तरफ से बॉन्ड लगा हुआ तो स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये हार्ड होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 3D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल में हो गया, टेट्राहेड्रल है। और ये क्या होता है, हेक्सागोनल में होता है, हेक्सागोनल में फॉर्म में, इसे और देखिए। आगे इस टाइप से लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक हेक्सागोनल का उधर नेटवर्क बना हुआ।
ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट और डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल का डबल हो गया, यहाँ पर का सिंगल, डबल, सिंगल, यहाँ देते हैं डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है, डबल आपका ये सिंगल, यहाँ पर डबल। इसी टाइप से यहाँ पर कंजुगेशन बना हुआ रहता है। कंजुगेशन होने के कारण, कंजुगेशन होने के कारण, कंजुगेशन, कंजुगेशन ड्यू टू, ड्यू टू, कंजुगेशन ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने के कारण, डीलोकलाइज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंजुगेशन होने के कारण जो है, यहाँ पर जो डबल में जो आपका बॉन्ड लेंथ है 141.5 पिकोमीटर है। अब ये लेयर जो है ये वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, ये वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि इसका जो बॉन्ड लेंथ आपका है लगभग 340 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ये जो वांडर वाल फोर्स यहाँ पे बीच में रहता है, वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स। तो जब इधर प्रेशर लगाया जाता है तो ये फोर्स आसानी से टूट जाता है, क्योंकि वो फोर्स बहुत वीक होता है। तो आसानी से टूट जाने के कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए सॉफ्ट नेचर को होता है, आसानी से ये वांडरवाल फोर्स रहने के कारण लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में वांडरवाल फोर्स होता है जो कि वीक होता है। अब फोर्स लगने के कारण ये क्या होता है, टूट जाता है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट होता है इसलिए इसका यूज लुब्रिकेंट में भी किया जाता है, लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कंजुगेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूरा डिटेल्स से हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा कि जो क्रिस्टलाइन एमोर्फस का क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर ये मोलिकुलर सॉलिड, आपका आयनिक सॉलिड, ये सब क्लासीफाई करके क्वेश्चन को बताया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू।